प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक वर्ग संगठन यानी कि क्लास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। इसे हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट अथवा राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य प्रॉपर्टीड क्लास यानी कि संपत्तिशाली वर्ग के हितों को सुरक्षित रखना है और यह एक्सप्लॉयटेशन की एक एजेंसी यानी शोषण करने वाली एक संस्था भी है। राज्य के वर्ग सिद्धांत को समझने से पूर्व राज्य के सावयवी और राज्य के यांत्रिक सिद्धांत को भी समझ लेना आवश्यक है और इन दो विषयों पर मैंने पहले से ही अपने YouTube चैनल पर लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उसे सुना होगा या सुनेंगे। तो चलिए आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक क्लास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। रूसो की तरह मार्क्स भी मानते हैं कि आदिम समय में जब व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा विकसित नहीं हुई थी, तब राज्य जैसे किसी एक्सप्लॉयटेशन की एजेंसी का भी अस्तित्व नहीं था। इस अवस्था को कार्ल मार्क्स प्रिमिटिव कम्युनिज्म या आदिम साम्यवाद कहते हैं। इस विषय पर एंगेल्स ने अपनी रचना द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में विस्तार से लिखा है। यह पुस्तक मूलतः लेविस मॉर्गन की पुस्तक द एंशिएंट सोसाइटी पर शुरू की गई मार्क्स की कमेंट्री है, जिसे मार्क्स अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए थे और बाद में इसे एंगेल्स ने पूरा किया। इस पुस्तक में एंगेल्स बताते हैं कि प्रारंभ में मातृसत्तात्मक परिवारों का अस्तित्व था, बाद में चलकर पितृसत्तात्मक परिवारों की दुनिया कायम हुई। यहाँ से संपत्ति के अधिकार की धारणा ही नहीं बदली, बल्कि उस संरचना का भी उदय हुआ जो वर्ग विभाजित यानी कि क्लास डिवाइडेड सोसाइटी को जन्म दिया और जिसमें शोषण की एक नई पटकथा लिखी जाने लगी। शोषण की यह पटकथा उत्पादन के उपकरणों और उत्पादन के संबंधों के अनुरूप बदलती रही है। चूंकि एक वर्ग विभाजित समाज में उत्पादन के संबंध आरोपित संबंध होते हैं जो प्रॉपर्टीड क्लास के द्वारा इम्पोज्ड किए जाते हैं, न कि बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा स्वैच्छिक रूप से इनका चयन किया जाता है। इसी कारण एक ऐसी बाध्यकारी संस्था को जन्म देना आवश्यक हो जाता है जो उत्पादन के संबंधों को वैधता प्रदान करने के लिए काम करती हो। इस वैधता की स्थापना के लिए जो संस्था शक्ति के प्रयोग पर मोनोपोली रखती है वही राज्य है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हुए मार्क्स एवं एंगेल्स बताते हैं कि इस राज्य का स्वरूप हमेशा एक ही जैसा नहीं रहता है, बल्कि इतिहास के अलग अलग कालखंडों में उत्पादन के संबंधों के अनुरूप इसके स्वरूप में बदलाव आता रहता है। आदिम साम्यवाद की अवस्था चूंकि एक ऐसी अवस्था है जहां संपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकाने की अवधारणा का उदय नहीं हुआ है, अतः वहां उत्पादन के संबंध वर्ग संबंध नहीं है बल्कि सामूहिक संबंध हैं। इसी कारण इस अवस्था में न तो वर्ग शोषण है और न ही वर्ग राज्य है। यह एक वर्ग विहीन समाज की अवस्था है। जॉन लॉक एवं रूसो ने भी अपने सामाजिक समझौता के सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ नेचर को
इसी रूप में दर्शाया है। प्राकृतिक अवस्था की चर्चा हॉब्स भी करते हैं, किंतु उनके द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वन अगेंस्ट ऑल और ऑल अगेंस्ट वन एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल में लगे हुए हैं। इसी कारण मार्क्स एवं एंगेल्स द्वारा वर्णित आदिम साम्यवाद की तुलना हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर से नहीं की जा सकती है। मार्क्स एवं एंगेल्स के आदिम साम्यवाद की तुलना रूसो के स्टेट ऑफ नेचर से ही किया जाना उपयुक्त है, क्योंकि रूसो ने भी इस अवस्था को शांति और आनंद की अवस्था कहा है और मार्क्स तथा एंगेल्स भी कुछ ऐसे ही दावे करते हैं। यहाँ विद्यार्थी यह पूछ सकते हैं कि क्या लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था का विचार मार्क्स एवं एंगेल्स के द्वारा वर्णित आदिम साम्यवाद से समानता नहीं रखती है, क्योंकि वहाँ भी राज्य का अस्तित्व नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि राज्य के अभाव के कारण लॉक द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक अवस्था और मार्क्स तथा एंगेल्स द्वारा वर्णित आदिम साम्यवाद के बीच समानता देखना तो उचित है, किंतु लॉक के द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों के पास संपत्ति के अधिकार हैं, क्योंकि लॉक ने जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बताया है, जबकि मार्क्स एवं एंगेल्स न तो आदिम साम्यवाद में और न आगे कभी संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बताया है। आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद मार्क्स एवं एंगेल्स मानते हैं कि दास युग का आगमन होता है और यहीं से राज्य जैसी संस्था का उदय होता है, जिसका एक स्वरूप हम ग्रीक सिटी स्टेट में देख सकते हैं, जहां दासता को वैधता प्राप्त थी और दासों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। दास युग के बाद उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध, जिसे सम्मिलित रूप से मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उसमें बदलाव सामंतवादी व्यवस्था को जन्म देता है और यहाँ आकर राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है और वह अब एक फ्यूडल स्टेट के रूप में, सामंतवादी राज्य के रूप में अपने को स्थापित करता है। आगे चलकर फिर से मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आता है, तब एक पूंजीवादी समाज यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जन्म होता है और इसी में आकर हम मॉडर्न नेशन स्टेट को बनता हुआ देखते हैं। मार्क्स एवं एंगेल्स का दावा है कि पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष अत्यंत तीव्र हो जाने के कारण और अपने शोषण के प्रति सर्वहारा को सार्वभौमिक रूप से चेतन हो जाने के कारण क्रांति के द्वारा मोड ऑफ प्रोडक्शन को बदल दिया जाएगा, जिससे संपत्ति के मालिकाने हक का भी उन्मूलन हो जाएगा और सरप्लस वैल्यू के शोषण की प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब सामूहिक उत्पादन के लाभों का सामूहिक रूप से वितरण होगा। इस अवस्था को मार्क्स डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट कहते हैं। इस अवस्था में राज्य तो होगा जो बहुत कुछ समाजवादी प्रकृति का होगा, किंतु इसमें राज्य का पुराना वर्ग चरित्र समाप्त हो जाएगा। इस नए राज्य को अब सर्वहारा के हितों के संरक्षण एवं उत्थान के लिए काम करना होगा और बचे खुचे पूंजीवादी संरचनाओं को वैधता प्रदान करने वाली प्रणालियों को भी समाप्त करना होगा। और फिर एक ऐसा दिन आएगा जब समाज में कोई वर्ग नहीं रह जाएगा, कोई वर्ग हित शेष नहीं रह जाएंगे और तब राज्य की जरूरत भी खत्म हो जाएगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। इसे ही मार्क्स स्टेट विल विदर अवे कहते हैं। इस अवस्था को उन्होंने साम्यवाद कहा है। यह एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज है और यह एक काल्पनिक अवस्था भी है।
काल्पनिक अवस्था इसलिए है कि दुनिया में समाजवादी मार्क्सवादी क्रांति तो हुए, किंतु अभी तक किसी समाजवादी क्रांति ने साम्यवादी अवस्था के स्वप्न को साकार नहीं किया है। आगे चलकर यह देखा गया कि मार्क्सवादी क्रांति के बाद भी जब साम्यवादी युग का आगमन नहीं हुआ और राज्य विलुप्ति के कगार पर पहुंचने के बजाय और अधिक मजबूत हो गया, तब इस प्रश्न का उत्तर देने का भी प्रयास किया गया। इस प्रश्न का समाधान दो तरफ से किए जाने के प्रयास किए गए। इसका एक उत्तर लेनिन एवं स्टालिन की ओर से आता है और दूसरा उत्तर ग्रामसी की ओर से आता है। लेनिन एवं स्टालिन प्रतिक्रांति यानी कि काउंटर रिवॉल्यूशन की संभावनाओं एवं समाजवादी क्रांति के विरुद्ध पूंजीवादी राष्ट्रों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर राज्य को बनाए रखने की जरूरत को रेखांकित करते हैं। यह बात अलग है कि स्टालिन के आते आते समाजवादी राज्यों का भी एक ऐसा वर्ग चरित्र उत्पन्न हो गया था जो पूंजीवादी तबकों का ही विरोधी नहीं था, बल्कि यह स्वयं सर्वहारा के हितों का भी दमन करने लग गया था। खैर, यह एक अलग बात है और इस पर एक अलग व्याख्यान की जरूरत है। चलिए लौट करके हम आते हैं दूसरे उत्तर पर, जो ग्रामसी की ओर से आता है। ग्रामसी ने अपने थ्योरी ऑफ हेजेमनी यानी कि जिसे हम हिंदी में प्राधान्य का सिद्धांत कहते हैं, उस प्राधान्य के सिद्धांत के जरिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है कि जो समाजवादी क्रांति है उस क्रांति की सफलता क्यों दीर्घकालिक नहीं हो सकती है। ग्रामसी कहते हैं कि प्रॉपर्टीड क्लास सिर्फ बल प्रयोग करने वाली संस्थाओं जैसे कि पुलिस, जेल, सेना, न्यायालय, अर्धसैनिक बल आदि के जरिए ही वैधता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करती है। यह सब बल प्रयोग के दिखाई पड़ने वाले स्थूल तत्व हैं जो भौतिक बल प्रयोग के द्वारा वैधता उत्पन्न करने में लगे रहते हैं, जबकि समाज में ऐसे तत्व भी हैं जो बिना बल प्रयोग के प्रॉपर्टीड क्लास के लिए वैधता उत्पन्न करने में संलग्न रहते हैं। यह सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं, परंतु इनका प्रभाव अधिक स्थायी होता है। परिवार, शिक्षा, मित्र मंडली, धार्मिक संस्थाएं, मूल्य व्यवस्था आदि ऐसी ही संस्थाएं हैं। ग्रामसी कहते हैं कि क्रांति के जरिए राज्य के वर्ग चरित्र में तो परिवर्तन आ जाता है, किंतु परिवार, संस्कृति, शिक्षा, मूल्य व्यवस्था आदि के वर्ग चरित्र में मात्र क्रांति यानी कि उत्पादन के साधनों पर सर्वहारा के कब्जे से ही बदलाव आना संभव नहीं है। अपनी बात को समझाने के लिए ग्रामसी ने सुपर स्ट्रक्चर को यानी कि समाज व्यवस्था को दो भागों में बांटा है। पहली वे जो बेस मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ लीजिए या अर्थव्यवस्था उसे कह लीजिए के अधिक नज़दीक होती है। यह नागरिक समाज है और इसी में परिवार, शिक्षा, मित्र मंडली, धार्मिक संस्थाएं आदि आती हैं जो सहमति के जरिए वैधता उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। और सहमति के जरिए जो वैधता उत्पन्न की जाती है, ग्रामसी मानते हैं कि वे अधिक असरकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि वे सीधे व्यक्ति के दिमाग को जा करके पकड़ती हैं, उसके दिमाग पर असर डालती हैं। इसके बाद आता है राजनीतिक समाज, जिसमें पुलिस, जेल, सेना, न्यायालय आदि आते हैं जो शक्ति प्रयोग के द्वारा वैधता अर्जित करने का प्रयास करते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि क्रांति के बाद राजनीतिक समाज पर तो सर्वहारा का आधिपत्य कायम हो जाता है, यानी कि सर्वहारा पुलिस, जेल, न्यायालय इत्यादि पर तो कब्जा कर लेती है, परंतु
मात्र क्रांति से ही नागरिक समाज में भी बदलाव संभव नहीं है। मतलब जो मूल्य व्यवस्था थे, जो परिवार के जरिए, संस्कृति के जरिए, मित्र मंडली के जरिए, धार्मिक संस्थाओं के जरिए, मूल्य व्यवस्था के आदि के द्वारा उत्पन्न किए गए थे, और जो पहले से पूंजीवादी संरचनाओं की, पूंजीवादी व्यवस्था की वैधता को दिखाने का, उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, उनमें बदलाव नहीं आता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो समाजवादी क्रांति हुई है वह अक्षुण्णता प्राप्त नहीं कर पाएगी, यानी कि उसमें स्थायित्व नहीं आ पाएगा। इसी कारण ग्रामसी ने सर्वहारा को 2 मोर्चे पर काम करने का सलाह दिया है। एक को वे वार ऑफ पोजीशन और दूसरे को वे वार ऑफ मैन्यूवर कहते हैं। वार ऑफ पोजीशन एक इंटेलेक्चुअल और कल्चरल संघर्ष है जिसमें सर्वहारा के बौद्धिकों को नागरिक समाज में बदलाव लाने का प्रयास करना है, और वार ऑफ मैन्यूवर सर्वहारा का राजनीतिक संघर्ष है। वार ऑफ मैन्यूवर सीधी लड़ाई है, परंतु वार ऑफ पोजीशन सीधी लड़ाई नहीं है। यह अप्रत्यक्ष सांस्कृतिक युद्ध है और इसमें कोई गुरिल्ला वारफेयर शामिल नहीं है, बल्कि यह विमर्शों को स्थापित करने, उसे प्रसारित करने और लोगों को आत्मसात करने हेतु बौद्धिक वातावरण तैयार करने की लड़ाई है। शायद यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि सभी सर्वहारा क्रांतियां वार ऑफ मैन्यूवर में जितना लगी रहीं, उतना वार ऑफ पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया और अंततः असफल साबित हुई। यहाँ तक कि यदि सांस्कृतिक बदलाव लाने के प्रयत्न किए भी गए तो वह प्रयत्न, जैसा कि हम चीन में देखते हैं, वहाँ उसे राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा लाने का प्रयास किया गया, न कि सहमति उत्पन्न करने वाली संस्थाओं के द्वारा उसे प्राप्त करने की कोशिश की गई। इसका मतलब यह हुआ कि जिस चीज़ को लेकर के ग्रामसी सशंकित थे, उनकी वह शंका आज समाजवादी रुझान रखने वाले राष्ट्रों को, या एक वैचारिक धरातल पर जो असफलता दिखाई पड़ती है, वह असफलता यही है कि सर्वहारा क्रांतियाँ वार ऑफ मैन्यूवर में जितना लगी नहीं, उतना वार ऑफ पोजीशन पर ध्यान नहीं दिया और अंततः असफल साबित हुई। तो जब हम राज्य को एक वर्ग संस्था के रूप में देखने समझने का प्रयास करते हैं, तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं। तो मुझे लगता है कि आज की संक्षिप्त चर्चा से यह ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी और जिसमें हम फिर से किसी नए विषय पर बातचीत करेंगे। आप तब तक और आगे भी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। नमस्कार।